जब जिंदगी की दौड़ में इंसान थकने लगता है, लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से थक जाते हैं और छुट्टियों में ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां उन्हें शांति और राहत का एहसास हो सके। इसी वजह से इन भीड़-भाड़ भरे इलाकों के लोग पहाड़ों की गोद में सुकून पाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ साल 2014 में मौमिता दास और अभिजीत पॉल के मन में भी आया था। दोनों ने सोचा कि इस बार की दिवाली को खास बनाया जाए और देहरादून की खूबसूरत वादियों में समय बिताया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां की ठंडी हवाएं और शांत माहौल उन्हें शहर की अफरातफरी से दूर ले जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह यात्रा सुकून की बजाय एक खौफनाक अंत की ओर ले जाएगी। तो आखिर क्या हुआ था उनके साथ? चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी, जहां हम आपके सामने लाते हैं देश दुनिया की सच्ची और डरावनी घटनाएं। इस कहानी की शुरुआत साउथ दिल्ली के लाडो सराय इलाके से होती है। यहां पर एक 27 साल की महिला रहती थी जिसका नाम मौमिता दास था। वैसे तो यह पश्चिम बंगाल के कल्याणी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन काफी समय से यह अपने परिवार के साथ साउथ दिल्ली में ही रह रही थी। पेशे से मौमिता दास गुड़गांव के एक स्कूल में आर्ट्स टीचर की नौकरी करती थी। यहीं पर मौमिता दास का एक दोस्त भी था जिसका नाम था अभिजीत पॉल। अभिजीत की उम्र 24 साल थी और यह कोलकाता के दमदम इलाके से ताल्लुक रखता था। पेशे से यह भी एक आर्टिस्ट था। अब यह समय था अक्टूबर 2014 का, जब मौमिता दास अपने दोस्त अभिजीत पॉल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उसे कहती है कि इस बार हम अपनी दिवाली देहरादून की वादियों में सेलिब्रेट करेंगे। जिसके चलते यह दोनों अपने घर से निकल जाते हैं और 21 अक्टूबर 2014 को आखिरकार देहरादून पहुंच जाते हैं। अभी तक ये दोनों अपने परिवार के संपर्क में थे, अपने परिवार से फोन पर बात भी कर रहे थे। लेकिन 2 दिनों के बाद यानी कि 23 अक्टूबर 2014 को अचानक से इन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। घर वाले इनके मोबाइल पर लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र में गए हुए हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, नेटवर्क की समस्या भी हो सकती है। इसलिए वे ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। और ऐसे ही करते करते 29 अक्टूबर 2014 का समय आ जाता है। अभी तक भी इन दोनों का मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं और इसी के चलते मौमिता दास के पिता साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर मौमिता दास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। उधर अभिजीत पॉल के पिता भी कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे अभिजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। अब दिल्ली में मौमिता दास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन देहरादून के ही इलाके की थी। उसके बाद उसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ था। साथ ही दिल्ली पुलिस सारी जानकारी देहरादून पुलिस को भी भेज देती है और कोलकाता की दमदम पुलिस भी सारी जो जानकारी है वो देहरादून पुलिस को भेज देती है। अभी तक इस मामले की जांच बड़े स्तर पर शुरू नहीं हुई थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2014 को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। दरअसल 31 अक्टूबर को देहरादून पुलिस को एक अज्ञात शव मिलता है और उसकी शिनाख्त की जाती है। शिनाख्त के दौरान अभिजीत का भाई उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई अभिजीत पॉल का है, जो कुछ दिन पहले ही मौमिता दास के साथ घूमने के लिए देहरादून आया था। अब यहां से इस केस में एक ट्विस्ट आ जाता है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस एक टीम बनाकर देहरादून भेजती है और इस केस की जांच शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले मौमिता दास की सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला जाता है। इसमें पता चलता है कि मोबाइल ऑफ होने से पहले मौमिता के नंबर से राजू दास नाम के एक व्यक्ति को कॉल किया गया था और उसके बाद 24 तारीख को मौमिता दास का मोबाइल ऑन हुआ था। उस मोबाइल से सिम को बदल दिया गया था और उसमें एक नया सिम डाला गया था। जब इस नए सिम की जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह नया सिम भी राजू दास नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। यानी कि पुलिस को यहां पर पहला संदिग्ध मिल चुका था। अब उन्हें किसी भी तरह से राजू दास को ढूंढना था, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, मौमिता दास के साथ क्या हुआ, साथ ही अभिजीत की हत्या कैसे हुई, इसका खुलासा केवल राजू दास ही कर सकता था।
अब पुलिस जब राजू दास नाम के इस व्यक्ति की जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि वह उत्तराखंड के संगरौली गांव का रहने वाला है। पेशे से ये एक टैक्सी ड्राइवर है और ये एक बोलेरो गाड़ी चलाता है जिसे वह पहाड़ों में टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करता है। अब पुलिस इसकी छानबीन शुरू कर देती है। लोगों से पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय के बाद पुलिस इस राजू दास नाम के व्यक्ति को सड़क पर इसकी गाड़ी के साथ पकड़ लेती है। पुलिस इसे अरेस्ट करती है और थाने लाकर इससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले इसे मौमिता दास और अभिजीत पॉल की फोटो दिखाती है तो यह इन दोनों को पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन पुलिस इसे कहती है कि अगर तुम इन दोनों को नहीं जानते, तुम इन दोनों से कभी मिले नहीं हो, तो आखिर मौमिता दास का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया और क्यों तुम अपना सिम मौमिता दास के मोबाइल में डालकर चला रहे हो। अब यहाँ पर राजू दास फंस गया था। इसी के चलते जब सख्ती से इसके साथ पूछताछ होती है तो यह अपना मुंह खोलता है और कहता है कि ये मौमिता दास और अभिजीत पॉल को जानता है और यह कुछ दिन पहले इन दोनों से मिला भी था। अब ये पुलिस को बताता है कि 23 अक्टूबर 2014 को मौमिता दास ने कहीं से इसका नंबर लेकर इसे कॉल किया था क्योंकि उसे टैक्सी बुक करनी थी टाइगर फॉल तक जाने के लिए। मौमिता दास राजू दास को कॉल करके बुलाती है। यह अपनी टैक्सी लेकर जाता है, उन दोनों को अपनी टैक्सी में बिठाता है और टाइगर फॉल की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में इसे इसके 3 दोस्त मिल जाते हैं जिनमें से एक का नाम गुड्डू दास, दूसरे का नाम बबलू दास और तीसरे का नाम कुंदन दास था। ये इन तीनों को भी अपनी टैक्सी में बिठा लेता है, जिस पर मौमिता दास और अभिजीत पॉल इसे कहते हैं कि हमने ये टैक्सी बुक की है, तुम इन्हें क्यों बिठा रहे हो। ये उनसे कहता है कि ये तीनों लड़के मेरे ही गांव के हैं। आप दोनों को टाइगर फॉल पर छोड़कर मैं इन्हें लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। अब यहाँ पर मौमिता दास और अभिजीत पॉल इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब कुछ ही दूर चलने के बाद जब एक सुनसान इलाका आ जाता है तो पीछे बैठा बबलू दास अचानक से मौमिता दास के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है, जिसका विरोध उसका दोस्त अभिजीत करता है। लेकिन जैसे ही वो इसका विरोध करता है, ये तीनों अचानक से अभिजीत के साथ गाड़ी के अंदर ही मारपीट शुरू कर देते हैं और पीछे पड़ी एक नायलॉन की रस्सी उसके गले में डालकर उसका गला घोंट देते हैं। इस तरह उसकी गाड़ी में ही हत्या कर दी जाती है। अब अभिजीत पॉल की हत्या करने के बाद यह अपनी गाड़ी को एक सुनसान इलाके में लेकर जाते हैं। आसपास कोई भी नहीं था। रात का समय था। मौमिता दास लगातार मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। ये तीनों लड़के जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच के थे, एक सुनसान जगह पर जाकर बारी बारी से मौमिता दास के साथ गलत हरकत करते हैं। ये तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक इनका मन नहीं भर जाता। और अपना मन भर जाने के बाद इन्हें लगता है कि अगर इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया तो यह पुलिस में जाकर रिपोर्ट करेगी और इन चारों को पकड़वा देगी। इसी के चलते यह गला घोंटकर मौमिता दास की भी हत्या कर देते हैं। अब ये उन दोनों की डेड बॉडी को गाड़ी में ही रखते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये एक नदी में जाएंगे और वहां पर इनकी डेड बॉडी को फेंक देंगे ताकि ये डेड बॉडी किसी को मिले ही ना। इसी के चलते वो रात के तकरीबन 10 बजे नजदीक की ही एक नदी के पास जाते हैं और वहां पर वो मौमिता दास की डेड बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। जैसे ही वो अभिजीत पॉल की डेड बॉडी को नदी में फेंकने वाले थे, तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है और यह अचानक उस पुल से भाग जाते हैं। आनन फानन में अभिजीत पॉल की डेड बॉडी को यह एक खाई में फेंक देते हैं। इसी के चलते 31 अक्टूबर 2014 को किसी व्यक्ति की नज़र इस डेड बॉडी पर पड़ती है। वह पुलिस को कॉल करता है और पुलिस इस डेड बॉडी को निकाल लेती है। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी दी जाती है, जहां से अभिजीत पॉल की डेड बॉडी की शिनाख्त हो पाती है। राजू नाम का टैक्सी ड्राइवर पुलिस को यह भी बताता है कि उनकी हत्या करने के बाद इन्होंने उनका सारा सामान भी लूट लिया था, जैसे कि उनके बैग, उनका मोबाइल, उनका पर्स, उनके पास जो भी पैसे थे वो भी लूट लिए थे। साथ ही उनके कपड़े तक उतार लिए थे। अब पुलिस राजू नाम के इस व्यक्ति की निशानदेही पर संगरौली गांव जाती है और वहां से उन तीनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन्होंने उस रात राजू के साथ मिलकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया था।
इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सबसे पहले इन चारों की निशानदेही पर नदी में उस जगह जाया जाता है जहां पर इन्होंने मौमिता दास की बॉडी को फेंका था। 2 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को मौमिता दास की डेड बॉडी भी मिल जाती है। साथ ही यहां पर मौमिता के घर वालों को बुलाया जाता है। बॉडी की पहचान की जाती है जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि यह बॉडी मौमिता दास की ही है। जिस वक्त उसकी बॉडी मिली थी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, क्योंकि इन चारों ने उसके साथ हैवानियत करके उसके कपड़े तक उतार लिए थे। छानबीन में पुलिस को इन चारों के पास से अभिजीत पॉल का वॉलेट, साथ ही उसकी आईडी और कुछ पैसे भी मिल गए थे। इन दोनों के बैग इन्होंने झाड़ियों में फेंक दिए थे, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिए। अब सारे सबूत और गवाहों के आधार पर पुलिस इनकी जुडिशियल कस्टडी लेकर इस केस की छानबीन शुरू करती है। लंबी छानबीन के बाद 2018 में फाइनली जो निचली अदालत है वह इन चारों को सजा सुनाती है। इसमें मुख्य आरोपी राजू को मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इन तीनों को उम्रकैद की सजा भी सुनाई जाती है। उसके अलावा सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के चार्जेस भी इन पर लगाए जाते हैं। उम्रकैद के अलावा 7 साल की अन्य सजा भी इन्हें दी जाती है। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी इन पर लगाया जाता है। अब निचली अदालत के इस जजमेंट को लेकर यह उत्तराखंड हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पर फिर से एक लंबी सुनवाई के बाद फाइनली अप्रैल 2024 में ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए इन चारों को बेल दे देती है। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट कहती है कि इन चारों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही कोई ऐसा आई विटनेस है जिसने इन चारों को मौमिता दास और अभिजीत पॉल के साथ देखा हो। ना ही अभिजीत पॉल की हत्या करते हुए किसी ने इन्हें देखा है, ना ही मौमिता दास के साथ दरिंदगी करते हुए किसी ने इन्हें देखा है। और यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट कहती है कि लैक ऑफ एविडेंस के चलते इन चारों को बेल दे दी जाएगी। इसी के चलते ये चारों फाइनली मई 2024 में जेल से रिहा हो जाते हैं। हालांकि इन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी लैक ऑफ एविडेंस के चलते इन चारों को बेल मिल गई। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज सुरक्षित बन सके। हमेशा यह घटना समाज के लिए एक गंभीर सबक है। मौमिता दास और अभिजीत पॉल के साथ हुई इस क्रूरता ने न केवल उनके परिवारों को तोड़ा, बल्कि यह भी दिखाया कि न्याय व्यवस्था में सबूतों की कमी कितनी बड़ी बाधा बन सकती है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, जहां अपराधियों को सजा मिले और पीड़ितों को इंसाफ। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें, अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। आइए मिलकर एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाएं, ताकि कोई और इस तरह की त्रासदी का शिकार न हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो मेरे चैनल क्राइम स्टोरी को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।